यमुना किनारे बसा ओखला क्षेत्र। यहाँ पर पहले घने जंगल, कीकर के पेड़ और अरावली की पहाड़ियों के कुछ चट्टानों के अंश फैले हुए थे। जैसे जैसे लोगों का यहाँ पर आगमन हुआ, यहाँ खेती का काम शुरू हो गया। ये जंगल एरिया था पूरा, जमुना का एरिया। पहले क्या जमुना यहाँ तक थी पानी? जी हाँ, जमुना का ये जो पुस्ता है, ये जमुना का एरिया, ये जमुना का एरिया है। यहाँ पानी रहता था पहले? यहाँ पानी रहता था। जैसे जैसे कटाव बढ़ता गया, जमुना पल्ले पार चली गई, यहाँ खेती बनने गई। आज के ओखला में आपका हार्दिक स्वागत है। लेकिन आज के ओखला में तकरीबन 5 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं और इनमें बहुत से लोग छोटी छोटी दुकानों में अपना व्यवसाय करते हैं। ओखला क्षेत्र आज के वक्त में एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ पर अक्सर लोग जाम में फंस जाया करते हैं। ओखला क्षेत्र में कुछ दुकानें ऐसी भी हैं जो कि 1947 की गवाह हैं। हमारी शॉप जो है सन 47 से है ये, और हमारे पहले दादा बैठते थे, हमारे वालिद बैठते थे, अब हम काम कर रहे हैं। ओखला क्षेत्र में एक पुरानी चौपाल है जिसे 1947 से भी पहले का बताया जाता है। यहाँ पर नंबरदार लोग उस समय के लोगों के मसले सुलझाया करते थे। ओखला जो गांव है ये सन 47 से पहले का 1857 का है, और इसके ओखला के नाम से बहुत गांव बसे हुए हैं। ओखला बिहार है, ओखला फेस 1 है, समझे नहीं? ओखला फेस 1 ये ओखला हेड था, ओखला हेड से ओखला गांव ये नाम था। ये ओखला हेड पे अंग्रेज लोग आते थे शिकार खेलने, उसी के नाम से ओखला गांव पड़ा। मछली का शिकार होता था। सैलिन क्लब की मतलब ये वोट होती थी, मतलब वोट क्लब है हमारे यहाँ, तो वोटों की रेस होती थी। यहाँ पे अंग्रेज आते थे। वोट क्लब अब भी बना हुआ हमारे यहाँ। ये ओखला की चौपाल तो सन 47 से पहले की है। ओखला की चौपाल? हाँ, सन 47 से पहले की, अंग्रेजों के टाइम से पहले की। तो अभी तो खाली है कुछ, मतलब इस पे पहले पंचायत वगैरह होती थी? पहले जो था ना, ये क्या नाम, ये आने वाने में थाने तो थे नहीं, यहाँ पे चौकी थी जी। तो कभी चौकी में केस नहीं जाते थे। नंबरदार जो होते थे वो अपना फैसला करते थे। ओखला क्षेत्र का एक हिस्सा आज भी गवाह है। यहाँ कीकर के पेड़, अरावली की पहाड़ियों की कुछ चट्टानों के अंश और चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ था। रात को गीदड़ आ जावे 10 बजे या नीम पे जी। बाबा ताड़ा करा हमारे पिताजी लट ले गए। या गीदड़ आ जावे कौन अंधेरे पीछे से आज डर लगा बहुत, कि जंगल चौकड़दा जंगल है, सब जंगल था। ये कुछ भी नहीं, नून नगर, ये गपूर नगर और तुम्हारे साइन बागर, ये कुछ नहीं था यार। पहले पंचायत जो मामले जो आते थे सॉल्व करने के लिए, वो कौन करते थे, कौन लोग? ये पहले नंबरदार न्यादर साहब, पहला नंबरदार जो छोटे था। उसके बाद में न्यादर के बाप ने हुसैना ने नंबरदारी ले ली। उसके बाद वो ख़त्म हो गई तो बेटे ने न्यादर की नंबरदारी हुई। वो ख़त्म हो गई तो बाबू के बाप ने नूर नंबरदार ने ले ली, पर यहाँ आके ख़त्म हो गई नंबरदारी। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये बड़ी बड़ी चट्टानों में से काटकर बजरी निकाली जाती थी। ये पहाड़ियों में सारा जंगल ही जंगल सा था। बाकी हम लोग यहाँ पे आया करते थे, छोटेपन में खेलते थे, चोटे भी खाते थे, पतंगे भी लूटते थे, सब कुछ होता था। यहाँ से पहले बजरी निकाला करते थे। हमने अपने जो बचपन में देखा है, ट्रक आते थे, बजरी निकालते थे। जैसे कहीं पे फंक्शन होते, लाल लाल बजरी, पहले ये डामर वगैरह तो होता नहीं था, ये बजरी ही पड़ी रहती थी।
ओखला क्षेत्र में जहां एक वक्त में घना जंगल हुआ करता था, वह ओखला क्षेत्र आज लोगों के जंगल से भरा हुआ है। हर तरफ आपको भीड़ भाड़ ही दिखाई देगी। शायद शाम के वक्त यहाँ पर आपको पैदल चलना भी मुश्किल हो। आज के वक्त में ओखला क्षेत्र जायके को लेकर बड़ा मशहूर है, जिसे लोग दूर दूर से चखने के लिए आते हैं। चाहे वो जावेद की फेमस नहारी हो या असलम चिकन हाउस के चिकन। ओखला क्षेत्र में खाने में स्टार्टर से लेकर डेजर्ट तक का पूरा इंतजाम है। आइए अब रुख करते हैं ओखला क्षेत्र की खबरों के बारे में। किसी भी क्षेत्र, किसी भी समाज को इम्प्रूव करने के लिए, वहाँ को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली को काफ़ी मजबूत और बेहतर होनी चाहिए। हमारी ओखला में एमसीडी और दिल्ली गवर्नमेंट के कई स्कूल हैं, लेकिन उनमें से कई स्कूलों में भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को अच्छा बनाने की ज़रूरत है, यहाँ तक कि उनकी बुनियादी ढांचों को भी दोबारा बनाने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। ओखला क्षेत्र के ओखला हेड पर बना एसडीएमसी प्राइमरी स्कूल, जो 1949 से स्थित है। स्कूल का रखरखाव और साफ सफाई पर खासा ध्यान दिया गया है। यहाँ पर बच्चों के लिए एक स्मार्ट क्लास भी स्थित है। बच्चों को बेसिक सुविधा देने की पूरी कोशिश की गई है, पर जब आप नज़र इसकी इमारत पर डालेंगे तो आपको निराशा होगी। 1949 से चलने वाला ये स्कूल अभी भी अपने बुनियादी ढांचे को तलाश रहा है। यही हाल अबुल फजल में स्थित एसडीएमसी स्कूल का है। यहाँ की भी इमारत अपने बेसिक ढांचे को तलाश रही है। इन स्कूलों को बनाने की कवायदें तो काफ़ी पहले से चली आ रही हैं, पर ज़मीनी स्तर पर कब दिखाई देंगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। उन्नीस में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में आई थी पहली शिक्षा नीति। 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट में आई थी दूसरी शिक्षा नीति, और अब 34 साल बाद 2020 में हाल ही में आई है नई शिक्षा नीति। इस शिक्षा नीति को लेकर बच्चों और अभिभावकों में काफ़ी उत्साह है। देखने वाली बात ये होगी कि इस शिक्षा नीति का प्रभाव स्कूली ढांचे पर भी पड़ेगा या नहीं।
ओखला क्षेत्र के एजुकेशन सिस्टम को लेकर यहाँ के एमसीडी के कुछ स्कूल की इमारतों को दोबारा बनाने को लेकर माई ओखला की टीम ने काउंसलर अब्दुल वाजिद खान से बात की। देखिए, पहले मैं एजुकेशन पर अगर बात करूं तो स्कूल जो 2 एमसीडी प्राइमरी स्कूल हैं हमारे वार्ड में, वार्ड 102 में अबुल फजल में और एक ओखला हेड पर है। अबुल फजल वाले की अगर बात करते हैं तो क्योंकि मैंने अबुल फजल में जो पोटा केबिन में स्कूल चल रहा है नर्सरी से लेकर 5th क्लास तक, तो हिंदी मीडियम मॉर्निंग शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में उर्दू मीडियम, तो इन दोनों ये पोटा केबिन में स्कूल चल रहे हैं। क्योंकि ये जल बोर्ड की ज़मीन है और जल बोर्ड का एमसीडी से पहले कभी टाई अप हुआ था तो पोटा केबिन बनाने की इजाज़त दी थी। मैंने बहुत कोशिश करी 2017-18 में कि स्कूलों की बिल्डिंग हम बना दी जाए, तो हमने एनओसी चाहिए थी, एससी लेवल पे हमने लेटर लिखा था कि हम अपने स्कूलों में बिल्डिंग बना लें। तो वहाँ से एनओसी नहीं मिलने के कारण, लेकिन उसके बाद एनओसी नहीं मिली कि बिल्डिंग नहीं बनाएंगे क्योंकि जल बोर्ड को ज़मीन खुद चाहिए अपनी, तो जल बोर्ड ने मना कर दिया कि हम ज़मीन नहीं दे पाएंगे। दूसरा, स्कूल के अंदर जो भी, जब से मैं आया हूँ 2017 से चुनाव जीतने के बाद, स्कूल के अंदर जो कमरों की हालत थी और स्कूल बदतर थे, तो उसमें हमने कुछ काम स्कूल में कराया। स्कूल के फ्लोरिंग में टाइल्स वगैरह लगवाई अबुल फजल में सारे रूम्स में, जो बहुत गड्ढे थे स्कूल में क्लासेस में। और दूसरा, एक बच्चों के खेलने के लिए झूले और जो छोटा एक जिम होता है बच्चों के लिए, ओपन जिम, वो स्कूल के अंदर लगाया। और सारे इलेक्ट्रिकल फ़ैन और लाइटें जितनी भी थी वो सब चेंज कराएं। ये मैंने अपने उसमें किया क्योंकि जो हम कर सकते एक लिमिट थी वो हमने काम किया। एजुकेशन पे हम चाहते थे कि बिल्डिंग अच्छी बन जाए, बच्चों को अच्छी फैसिलिटी मिले, लेकिन वो अबुल फजल वाले स्कूल में जगह नहीं मिलने के कारण वो नहीं हो पाई। ओखला हेड वाले स्कूल के भी मैंने यही काम प्रॉपर कराए क्योंकि वो भी एक टीन शेड में ही पोटा केबिन ही है एक तरह से, ऊपर टीन चादरें डली हुई हैं, सीमेंटेड चादर है, सीमेंटेड चादर, क्योंकि कमरे टपकते थे, मैंने देखा था सारी लाइटें फ़ैन ख़राब थे, तो सारे फ़ैन नेट लगवाए, सीसीटीवी कैमरे लगवाए दोनों स्कूलों में। उस स्कूल में ओखला हेड पे भी सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम किया। एक स्मार्ट क्लास भी बनवाई मैंने, स्मार्ट क्लास एक हिंदी मीडियम में स्मार्ट क्लास भी हमने बनवाई तो ओखला हेड वाले में। और वहाँ भी लाइटिंग, सारे फ़ैन चेंज कराए और जो रिपेयर के काम थे या शौचालय का काम था रिपेयरिंग का, वो सारा काम कराया जो हम करा सकते थे। वो क्योंकि वो जामिया की ज़मीन है, उसकी भी एनओसी हमने जामिया को लेटर लिखा था, तो वहाँ से भी जामिया ने एनओसी देना, क्योंकि 1949 से वो स्कूल चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी एमसीडी को उन्होंने बिल्डिंग बनाने की परमिशन नहीं दी। देखिए, जगह का मामला तो ये है कि हमारे पास जगह है ही नहीं, तो हम कहीं अपना इफेक्ट कर ही नहीं सकते, कहीं हम सोच ही नहीं सकते क्योंकि जगह नहीं है। कॉलोनाइजर, प्राइवेट कॉलोनाइजर ने कॉलोनी काटी, भाई डीडीए का डेवलपमेंट नहीं था। डीडीए अगर करता था, ये प्लॉटिंग होती एक ऑथराइज कॉलोनी के हिसाब से, तो जगह छोड़ी जाती थी। यहाँ पे कोई ना एमसीडी की जगह है, सारी यूपी इरिगेशन की जगह है। रोड भी यूपी इरिगेशन के रोड भी उनके बिना इजाज़त के नहीं बना सकते। हम आपको बताओ, हरी कोठी वाला रोड हो चाहे जमुना वाला रोड हो, वो दोनों यूपी इरिगेशन के, उन्हें पहले पैसा दो जब बनाओ। दूसरा, कोई ऐसी जगह नहीं है जो भी प्राइवेट कॉलोनाइजर ने काटी है। शाहीन बाग, आप रहने वाले शाहीन बाग के, मैं भी शाहीन बाग से रहने वाला हूँ। शाहीन बाग हो चाहे अबुल फजल हो, एक कोई ऐसा सरकारी प्लॉट नहीं है जो एमसीडी या डीडीए या पीडब्ल्यूडी का हो जिस पे हम स्कूल बना सकें या कोई बारात घर बना सकें या कोई समुदाय भवन बना सकें, क्योंकि कोई ऐसी जगह यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये काम नहीं हो पाता, क्योंकि अबुल फजल शाहीन बाग तो इससे वंचित ही रह गया। ओखला क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था को इम्प्रूव करने में प्राइवेट स्कूलों का सहयोग तो मिलता है, लेकिन इनमें से बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो कि इसके एवज में अभिभावकों से एक मोटी रकम वसूलते हैं। इनमें पढ़ने वाले बच्चे जब सेकेंडरी एजुकेशन में एडमिशन लेने जाते हैं तो उन्हें कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। माई ओखला की टीम ने इसे लेकर सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर एम.ए. जौहर से बात की। देखिए, एजुकेशन जो है आदमी की रीढ़ की हड्डी होती है। अगरचे एजुकेशन अच्छी नहीं होगी तो वो न बिरादर में, न समाज में, न मुल्क में, न स्टेट में वो कहीं डेवलप नहीं हो सकता, कहीं तरक्की नहीं कर सकता। वो एक बेसिक चीज़ है। जैसे आदमी को खाना ज़रूरी है, उसी तरह आदमी को इल्म बहुत ज़रूरी चीज़ है, और इसके बगैर इंसान अधूरा है। अब जहाँ तक ओखले का ताल्लुक़ है, ओखले के अंदर हमने देखा है पहले बहुत कम आबादी थी और लोग जैसे जैसे बढ़ते गए उनकी ज़रूरत बढ़ती गई, तो उस हिसाब से यहाँ पर तालीम की जो इदारे थे उनकी भी ज़रूरत महसूस हुई, जो काफ़ी हद तक बढ़ने चाहिए थे, जो नहीं बढ़ पाए। जो प्राइवेट स्कूल खोले हुए हैं लोगों ने, बच्चा जो है वहाँ 8th क्लास पास करके सर्टिफिकेट लेके गया, उसको 9th में एडमिशन लेना है,
तो उनसे पूछ जा रहा है कौन से स्कूल में पढ़ कर आए हो, बोले उस स्कूल में। बोले हम तो जानते हैं, उसका मान्यता ही नहीं है उसको। तो अब मान्यता लेने के लिए उनको जो है जगह जगह की धक्के खाने पड़ते हैं, या यहाँ के प्राइवेट स्कूल वाले अपने असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए, ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए अगर अदर स्टेट या दूसरे स्कूलों से सर्टिफिकेट लाकर तब एडमिशन करवाते हैं। ये देखा गया है, हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई। तो जहाँ तक उसका ताल्लुक़ है, तो यहाँ पर जो है एजुकेशन के मैदान में जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, कोशिशें तो की हैं, लेकिन ओखले में कुछ ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ तक जो है ये नगर निगम या दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों की बात है, तो मैं समझता हूँ वहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं और उनकी बिल्डिंग कम है। और आगे कुछ और बढ़ा जाए तो मैंने तो गवर्नमेंट के स्कूलों को भी देखा है, अंदर जाकर भी देखा है, बल्कि लोगों से बात भी की है, तो वहाँ पर स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। 50 अगर स्टाफ की ज़रूरत है, टीचर्स की ज़रूरत है, तो 20-22 से ही काम चलाया जा रहा है, या एडहॉक पर ले लिए जाते हैं। उनको भी जो है, जो वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं या ज़रूरत पूरी नहीं कर पाते हैं, तो वो भी चले जाते हैं, उनको सैलरी नहीं मिलती या परमानेंट नहीं हो पाते हैं। तो इसी तरह का सिलसिला पूरे मुल्क में यही चल रहा है। एजुकेशन के नाम पर जो है कोशिशें जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। किताबों को, पुस्तकों को सच्चा मित्र, सच्चा साथी कहा गया है, लेकिन बच्चों में इसको समझने, इसको पढ़ने की ललक अब ख़त्म होती जा रही है। इनकी जगह बच्चों में ज़्यादा जो लोकप्रिय हैं वो हैं आज के मोबाइल, आज के स्मार्टफोन्स। इनको लेकर हमारी माई ओखला की टीम ने ओखला क्षेत्र के 3 दशक से भी ज़्यादा पुरानी किताबों की दुकान गुप्ता स्टेशनरी के ऑनर से बात की। लगभग मेरी दुकान 40 वर्ष के आसपास हो गए हैं। उस समय सबसे पुरानी और यहाँ किताबों की दुकान थी ही नहीं। लोग भोगल से बुक्स लाते थे, या जामिया में बाहर दुकान छोटी सी दुकान थी, कुछ छोटी मोटी स्टेशनरी टाइप की। और एक ही ओखले में एक ही स्कूल हुआ करता था, जो पीछे अपना MCD का स्कूल है। यहाँ पर लोग प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद या जामिया में पढ़ने जाते थे, जो क्योंकि जामिया पास ही पड़ता था। तो जामिया पुराना एजुकेशन कॉलेज है। आपको मल्टीमीडिया कुछ बढ़ गया है, उसके चक्कर में लोगों की जो वैसे पढ़ने की किताब पढ़ने की रुचि है वो लगभग ख़त्म हो गई है। अब पहले के मुकाबले मैं कह रहा हूँ 20-25% ही रह गई है। पहले मेरी दुकान थी, लोग इतने कॉमिक्स किताबें पढ़ने किराए पे लेके जाते थे, कोई मनोरंजन का साधन ही नहीं था। एक दूरदर्शन का TV हुआ करता था, जिसमें वो गिनी चुनी फिल्में आती थी, चित्र आ रहा था, लोग उसी से टाइम पास करते थे। पहले मोबाइल नहीं थे, अब कुछ जो कुछ मोबाइल में देखने लगता है, आधी अधूरी शिक्षा करता है, लोग लिखना पढ़ना भूल गए हैं। पहले के मुकाबले अब किताबों का प्रतिशत 20% ही रह गया है, क्योंकि सब जो किताबें उसमें मिल जाती है। परंतु वो किताब अपनी जगह है और जो मीडिया में चीज़ है वो अपनी जगह है। उसमें जो पढ़ने की रुचि है, किताबों का जो ज्ञान है वो मत छोड़िए, क्योंकि आप कंप्यूटर के होकर रह जाओगे तो आप हाथ से लिखना पढ़ना भूल जाओगे।